नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल विश्लेषण में। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं ना, तो आज का ये सेशन आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशल होने वाला है। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स और हाई यील्ड टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज डेट है 5 मई 2026। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार पढ़ते वक्त अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी सारी पॉलिटिकल न्यूज़ में से एग्जाम के लिए एग्जैक्टली क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। दोस्तों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इन बड़े कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल्स को निकालकर उन्हें एग्जाम ओरिएंटेड हाई यील्ड पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। हमारा गोल है आपके नोट्स को एकदम क्रिस्प और शार्प बनाना। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक क्विक मॉड्यूलर फ्लो देख लेते हैं। पहला टॉपिक होगा पॉलिटी से, जहां हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को डिस्कस करेंगे। दूसरा, इकोनॉमी में स्टेट इकोनॉमीज और पोल्स का कनेक्शन। तीसरा, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। चौथा, हमारे क्विक प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट्स। और पांचवा, डेली यूपीएससी प्रैक्टिस, जहां आप खुद को टेस्ट करेंगे। आप अपने पेन और पेपर रेडी रखिए। Number 1. Model Code of Conduct. New snapshot and background. अभी इमीडिएटली न्यूज़ में क्या चल रहा है? हाल ही में वुमेन्स बिल पर प्राइम मिनिस्टर का एक टीवी एड्रेस हुआ था। अब तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ने इस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया है। उनका आरोप है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पार्ट 7 का वायलेशन है। अब ये पार्ट 7 क्या कहता है? इसका बेसिक रूल ये है कि जो पार्टी पावर में है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए पब्लिक रिसोर्सेज यानी सरकारी पैसा और मशीनरी का इस्तेमाल अपने एड्स या प्रमोशन के लिए बिल्कुल नहीं कर सकती। ध्यान रखिए, हम यहाँ किसी पॉलिटिकल साइड को सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लेंस से इस डिस्प्यूट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को समझ रहे हैं। तो स्टैटिक सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, ये कुछ गाइडलाइंस है जो इलेक्शन कमीशन इश्यू करता है और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिलती है आर्टिकल 324 से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है, देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना। एक बहुत जरूरी पॉइंट यहां याद रखने वाला है, ये जिस दिन इलेक्शन डेट्स अनाउंस होती हैं बिल्कुल उसी वक्त से एक्टिव हो जाता है और इलेक्शन रिजल्ट्स आने तक स्ट्रिक्टली लागू रहता है। अब इस मुद्दे पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिबेट चल रहा है। क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी यानी एक प्रॉपर लीगल बैकिंग मिलनी चाहिए? अगर हम प्रोज की बात करें तो कानूनी ताकत मिलने से रूल तोड़ने वालों पर डायरेक्ट कोर्ट ट्रायल्स होंगे। इससे नेताओं में डर बढ़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस क्रिएट होगा। क्योंकि करंटली ये मोस्टली एक मॉरल परसुएजन है जो काफी वीक होता है। पर इसमें एक सबसे बड़ा टेक्निकल हर्डल क्या है? सोचिए इसके बारे में। अगर इसको कानून बना दिया गया तो हर छोटी बात पर लोग कोर्ट जाएंगे। जुडिशरी के डिलेज तो हम सब जानते ही हैं, इससे हमारे टाइम बाउंड इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। जबकि करंट सिस्टम में इलेक्शन कमीशन इंस्टेंटली वार्निंग्स देकर मैटर को रिजॉल्व कर लेता है। Number 2. State economies and polls. Detailed macroeconomic analysis. इलेक्शंस का असर सिर्फ पॉलिटिक्स पर नहीं, इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ा होता है। डेटा एनालाइज करने से पहले इन 4 क्रूशियल इकोनॉमिक टर्म्स को एक एक लाइन में समझ लेते हैं ताकि सबको आसानी हो। पहला है जीएसटीपी यानी स्टेट लेवल पर टोटल जीडीपी। दूसरा एलएफपीआर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये बेसिकली बताता है कि मार्केट में एक्चुअली जॉब की डिमांड कितनी है। तीसरा है लो बेस इफेक्ट। ये बड़ा ट्रिकी है। अगर पिछले साल आपकी इकोनॉमी छोटी थी तो इस साल थोड़ी सी भी एब्सोल्यूट ग्रोथ परसेंटेज वाइज बहुत बड़ी दिखती है। और आखिरी है रेवेन्यू डेफिसिट। ये तब होता है जब एक स्टेट के रोजमर्रा के खर्चे उसकी आमदनी से ज्यादा हो जाते हैं। अब इन 4 के पोल बाउंड स्टेट्स के आंकड़ों का कंपैरिजन देखते हैं। असम में जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा 12% दिख रही है, पर ध्यान दीजिए ये तेजी लार्जली लो बेस इफेक्ट की वजह से है। वेस्ट बंगाल की हालत काफी चिंताजनक लग रही है। वहां अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा 6.1% है और स्टेट एक भारी डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ केरला की ग्रोथ रेट सबसे स्लो है। वहां स्टैग्नेशन है पर उनकी अनएम्प्लॉयमेंट भी लोएस्ट है। और फिर आता है तमिलनाडु, जहां ग्रोथ तो हाई है लेकिन उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू डेफिसिट दोनों ही काफी हाई हैं। तो इस प्योर डेटा का यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या टेकअवे निकलता है?
सबसे बड़ा मुद्दा है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स की चेन रिएक्शन। जब स्टेट्स बिना किसी लॉन्ग टर्म रिटर्न के कैश या फ्रीबीज बांटती हैं तो उनका रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ने लगता है। इस डेफिसिट को कवर करने के लिए स्टेट्स और उधार लेती हैं, जिससे एक विशियस बोरोइंग ट्रैप बन जाता है। इससे इंटरेस्ट पेमेंट्स का बोझ और बढ़ जाता है। तो रिजल्ट क्या होता है? स्टेट्स के पास रोड्स, ब्रिजेस और पोर्ट्स बनाने जैसे प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा ही नहीं बचता, और किसी भी इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म तरक्की के लिए बहुत खतरनाक ट्रेंड है। Number 3. India-Nepal border dispute. International relations and map work. अब बढ़ते हैं आगे। न्यूज ये है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो काफी समय से बंद पड़ी थी, वो 2025-2026 में दोबारा शुरू होने वाली है। इस यात्रा के 2 मेन रास्ते होते हैं। पहला सिक्किम से नाथुला पास होते हुए और दूसरा उत्तराखंड से लिपुलेख पास के जरिए। मुद्दा तब गर्म हुआ जब नेपाल ने लिपुलेख रूट को लेकर एक नया ऑब्जेक्शन उठा दिया। उनका कहना है कि इस रास्ते से जाने के लिए इंडिया को नेपाल से ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस अचानक आए डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन का रूट कॉज क्या है? ये सब जुड़ा है कालापानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट से। इस डिस्प्यूट की टाइमलाइन को थोड़ा डीपली समझते हैं। बात शुरू होती है 1816 की ट्रीटी ऑफ सुगौली से, जहां काली रिवर को इंडिया और नेपाल के बीच की ऑफिशियल बाउंड्री फिक्स किया गया था। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? काली नदी के ओरिजिन स्ट्रीम्स को लेकर दोनों देशों की मैप इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग अलग है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जब इंडिया ने अपना नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया और कालापानी एरिया को एक्सप्लिसिटली इंडिया के अंदर दिखाया, तो 2020 में नेपाल ने इस पर तगड़ा ऑब्जेक्शन रेज किया। और अब जैसे ही यात्रा रिज्यूम होने की बात आई है, ये पुराना मुद्दा एक फ्रेश डिप्लोमैटिक टेंशन बनकर सामने आ गया है। Number 4. Prelims booster facts. High yield data points. ऑल राइट दोस्तों, वेक अप एंड गेट कम्प्लीटली फोकस्ड। अब वक्त है हमारे सुपर फास्ट प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट्स का। ये डायरेक्ट डेटा पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स में सीधे 2 मार्क्स दिला सकते हैं। पहला फैक्ट है व्हिटली अवार्ड्स 2026 के बारे में, जिन्हें ग्रीन ऑस्कर्स भी कहा जाता है। ये अवार्ड्स ग्लोबल साउथ में ग्रास रूट लेवल पर कॉन्जर्वेशन का काम करने वालों को मिलते हैं। इस साल 2 इंडियंस को ये सम्मान मिला है। पहली है पारवीन शेख, जिन्हें इंडियन स्किमर बर्ड को बचाने के लिए ये अवार्ड मिला। इस बर्ड का IUCN स्टेटस स्ट्रिक्टली याद रखिएगा, ये एंडेंजर्ड है। और दूसरी है बरखा सुब्बा, जिन्हें हिमालयन सैलमेंडर के लिए अवार्ड मिला, जो कि वल्नरेबल लिस्ट में आता है। इस अवार्ड के तहत एक UK चैरिटी उन्हें 50,000 पाउंड्स का प्राइज देती है। दूसरा क्विक फैक्ट आ रहा है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। यहाँ लोकल टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए 2 बिल्कुल नए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सेट किए गए हैं। आपको लोकेशन स्पेसिफिकली याद रखनी है, स्वराज द्वीप, जिसे पहले हैवलॉक आइलैंड कहा जाता था। यहाँ पहला रिकॉर्ड बना है लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग का, और दूसरा रिकॉर्ड है टॉलेस्ट अंडर वाटर ह्यूमन स्टैग का। एग्जाम में सीधा सवाल इनकी लोकेशन और इस इनिशिएटिव के प्राइमरी पर्पस पर बन सकता है। Number 5. Daily UPSC practice. Let's test your knowledge. तो दोस्तों, हमने काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में कवर किया है, पर पढ़ने का असली फायदा तभी है जब आप उसे तुरंत अप्लाई कर सके। आपके सामने एक प्यारा सा MCQ है। कौन सा स्टेट अभी सबसे सिवियर डेमोग्राफिक चैलेंज फेस कर रहा है, जहां जॉब की डिमांड यानी LFPR और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही हाईएस्ट हैं? ऑप्शंस हैं A केरला, B असम, C वेस्ट बंगाल या D तमिलनाडु। थोड़ा सोचिए। अगर आपने थोड़ी देर पहले हमारे इकोनॉमिक डेटा वाले पार्ट को ध्यान से सुना था, तो आप इसका आंसर इजीली दे देंगे। द करेक्ट आंसर इज C वेस्ट बंगाल, जहां जॉब ढूंढने वाले लोग भी सबसे ज्यादा हैं और उन्हें जॉब ना मिलने का रेट भी इन चारों स्टेट्स में हाईएस्ट है। अब आते हैं हमारे आज के मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़िए। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लैक्स टीथ विदाउट स्टैट्यूटरी बैकिंग। आपको MCC को कानूनी ताकत देने के आगे क्या चैलेंजेस हैं, उन्हें इवैल्यूएट करना है 150 वर्ड्स में। आप इसे स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? पहले MCC और आर्टिकल 324 को क्लियरली डिफाइन कीजिए। फिर इसके प्रोज बताइए कि हाँ, लीगल बैकिंग से एक हाई डिटरेंस बनेगा। उसके बाद सीधा कॉन्स पर आइए। एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे जुडिशरी के डिलेज की वजह से हमारा पूरा टाइम बाउंड इलेक्शन प्रोसेस डिसरप्ट हो सकता है। और लास्ट में एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड दीजिए कि नए कानून बनाने की जगह हमें इलेक्शन कमीशन के C-Vigil ऐप के जरिए पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। इस स्ट्रक्चर को बेस बनाकर आज एक आंसर लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। दोस्तों, आज का ये विश्लेषण खत्म करने से पहले मैं आपको एक थॉट देकर जा रहा हूँ। सोचिए इसके बारे में। अगर हम कल को इलेक्शन कमीशन को पूरी कानूनी ताकत दे देते हैं, तो क्या इससे हमारी डेमोक्रेसी ट्रूली और ज्यादा स्ट्रांग होगी, या फिर हमारा सिस्टम कोर्ट केसेस और एंडलेस डिलेज के बोझ तले और बुरी तरह दब जाएगा?
इस मुद्दे पर डीपली विचार कीजिए और अपना आंसर खुद को लिखकर समझाइए। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को क्लियर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझने के लिए हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए और इस एग्जाम को तोड़ दीजिए। जय हिंद।